Good morning, GNM second year students. Now discuss the bleeding disorders और bleeding disorder में नाउ डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की सबसे पहले अपन डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस के अंदर क्या है हीमोफीलिया के? हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर और कोगुलेशन disorder in which the blood does not clot abnormally. Children with the hemophilia lack the ability to stop the bleeding because of the low level or complete absence of specific proteins called factors in their blood that are necessary for clotting. Proper clotting of blood help prevent excessive bleeding. Hemophilia affect 1 in 10,000 males, no females, and appear early in childhood. यानी कि हीमोफीलिया है वो एक ऐसी डिजीज़ है ही इनहेरिटेड मतलब जन्मजात होने वाली जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है, कोगुलेशन नहीं होता, ब्लड का थक्का नहीं जमता और एक साधारण सी चोट लगने पर भी वो ब्लड बहता रहता है और ब्लड रुकता नहीं है। और ये कहा जाता है कि लगभग किसी फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। ये फैक्टर्स हो सकता है 8 हो सकता है 9th और 10th हो सकता है या 11th हो सकता है। ज़्यादातर है वो 9th और 8th फैक्टर है वो इसके लिए प्रभावी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कहा जाता है कि एक लगभग 10,000 में से एक बच्चा है वो इस बीमारी से पीड़ित होता है। और इसके अंदर मुख्यतः मेल ही अफेक्ट होता है, फीमेल अफेक्ट नहीं होती। फीमेल केवल और केवल कैरियर का काम करती है, एक वाहक का काम करती है, यानी डिजीज को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करती है और मेल इससे प्रभावी होते हैं और वही अफेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो टाइप ऑफ हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के अंदर है कोगुलेशन इन्वॉल्व द ब्लड particles called the platelets and coagulants, plasma proteins called clotting factors, यानी कि जो ब्लड का थक्का जमाने वाली प्लेटलेट्स होती है या प्रोकोगुलेंट्स होते हैं जिसे प्लाज्मा अपन प्रोटीन्स कहते हैं और यही प्रोटीन्स है जो क्लोटिंग फैक्टर कहलाती है और इसी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। द कोज ऑफ हीमोफीलिया इज डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ दीज क्लोटिंग फैक्टर्स. Which type of hemophilia you have depend on which clotting factors is deficient. यानी कि कोई न कोई क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होने से ऐसा होता है। हीमोफीलिया ए फर्स्ट टाइप है इसके अंदर। द मोस्ट कॉमनली टाइप हीमोफीलिया ए इज कोज्ड बाय लैक ऑफ एन क्लोटिंग फैक्टर एट, यानी कि जो हीमोफीलिया ए है वो एट क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है। सेकंड है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी ये है वो रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9th ड्यू टू म्यूटेशन इन द करेस्पॉन्डिंग जीन्स। और थर्ड टाइप्स है वो हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी में है दिस टाइप इज रेयर एंड एज has different inherited patterns in cause is a lack of clotting factors 11 and symptoms are generally mild with his types of hemophilia. इसमें जो symptoms होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक्वायर्ड हीमोफीलिया, तो एक्वायर्ड हीमोफीलिया है वो दिस टाइप इज़ वेरी रेयर, इस टाइप के हीमोफीलिया नहीं पाए जाते हैं या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। द पेशेंट डेवलप द कंडीशन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम्स, यानी कि अपने जीवन काल में इट डज नॉट हैव ए जेनेटिक और हेरिटेबल्स कॉजेज, ये जन्मजात नहीं होता और ना ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये रहेगा। इट अकर्स व्हेन द बॉडी फॉर्म्स ए एंटीबॉडीज दैट अटैक वन और मोर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स और दिस प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग्स और मैकेनिज्म फॉर वर्किंग द प्रॉपरली। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रॉपर वर्क करते हैं फैक्टर 8 और 9 उसमें किसी तरह की डिफेक्ट आ जाता है और उसकी वजह से होता है। लेकिन इस प्रकार का हीमोफीलिया पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, एक ही पीढ़ी में ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करें इनके कोजेज की, तो कोजेज कौन कौन से होते हैं? तो कोजेज के अंदर है हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इट कॉज्ड बाय ए डिफेक्ट इन द जीन्स दैट डिटरमाइन
how the body make blood clotting factors 8th and 9th. These genes are clotted on X chromosomes which determine whether a baby is a boy or a girls. यानी कि ये है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है जो डिटरमाइन करता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। तो men and women each have 23 pairs of chromosomes, यानी कि जो मनुष्य हैं उसके अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो उसके अंदर 23 pairs of chromosomes पाए जाते हैं। वुमेन हैव 2 X chromosomes, men have 1 X chromosomes and 1 Y chromosomes. Y chromosomes, only the X chromosomes carries the gene related to the clotting factors hemophilia in a X-linked genetic disorders, which means that it's passed from a mother to son. The X chromosomes, if a mother carrier of a gene for hemophilia, one of her X chromosome each of her son will have a 50% chances of having hemophilia. यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी लेडीज़ के अगर किसी मदर्स के अगर हीमोफीलिया होता है और हीमोफीलिया अफेक्टेड एक्स गुणसूत्र है वो अगर किसी संतान में अगर सन यानी पुत्र में जाता है तो उसके हीमोफीलिया होगा, और अगर वही है वो अगर किसी फीमेल्स में चला जाए बेबी में चला जाएगा उस समय वो उसके एक कैरियर का काम करेगी, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाएगी बल्कि खुद अफेक्टेड नहीं होगी। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है। जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल्स ये है जिसके अंदर बताया गया है कि इनहेरिटेड पैटर्न्स ऑफ हीमोफीलिया। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर कहा गया है कि डज नॉट हैव ए हीमोफीलिया नॉर्मल बेबी कॉपी ऑफ जीन्स, यानी फादर के अंदर इसमें जीन अफेक्टेड नहीं होता और मदर का जीन है वो हीमोफीलिया अफेक्टेड होता है, तो इसके अंदर होने वाली संतान लड़की होगी तो उसमें हो सकता है कि जो कैरियर का काम करे, और लड़का होगा तो वो उसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट रहेगा। इसमें 4 कंडीशंस होती है। 4 कंडीशंस में है कि 2 में तो वो है वो संतान सही होगी चाहे वो लड़का होगा लड़की, और 2 में अगर वो जो अफेक्टेड जीन जा रहा है तो लड़का होगा तो वो क्या होगा हीमोफीलिया पीड़ित होगा, और लड़की होगी तो वो कैरियर का काम करेगी। सेकेंड एग्जाम्पल्स इसमें दिखाया गया है जिसमें भी कहा गया है कि इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया, और इसमें जो हीमोफीलिया के अंदर फादर्स है वो नॉर्मल कॉपीज है और मदर्स है उसके अंदर हीमोफीलिया, फादर्स में हीमोफीलिया है और मदर्स में हीमोफीलिया नहीं है, तो होने वाली संतान के अंदर ये होगा कि अगर उसका लड़का होता है तो वो अफेक्टेड नहीं होगा, और लड़की होती है तो वो कैरियर के अंदर जाएगी, कैरियर का काम करेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया वेरी डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी कि फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स करता है, फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सीवियरिटी पर कि सीवियर कितना है उसके आधार पर। तो फर्स्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग्स, इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग्स होती है, और ब्लीडिंग्स अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो है कि अगर आपने मुंह में कोई बाइट हो गया है या कोई कट हो गया है तो लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है, और अगर नोज ब्लीडिंग होती है तो वो भी लगातार होती रहती है, रुकती नहीं, प्रोलॉन्ग्ड समय तक होती है। हैविंग ए ब्लीडिंग फ्रॉम ए माइनर कट्स, अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो उनसे भी ब्लीडिंग काफ़ी समय तक होती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग्स फॉलोइंग इंजरी, और अगर इंजरी हो जाए तो उससे भी ज़्यादा मात्रा में होती है, और अगर कोई सर्जरी हुई है एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग सर्जरी, और सर्जरी के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती है, इसीलिए इनकी सर्जरी करना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट है ब्लड इन यूरिन, और यूरिन के अंदर भी ब्लड आने लग जाता है जिसे अपन हीमेचूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग्स होती है तो जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग से होता है कि ब्लीडिंग इन द नी एल्बो और अदर जॉइंट्स ऑफ अदर कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, पीपुल हैव हीमोफीलिया, दिस ब्लीडिंग कैन विदाउट ओबेसिस इंजरी, ये बिना इंजरी के अंदर ही ब्लड इकट्ठा होता रहता है जिससे जॉइंट्स के अंदर टाइटनेस होती है और रियल पेन महसूस होता है, और विजिबल साइन ऑफ ब्लीडिंग्स, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, टच करने से पेन होता है और स्वेलिंग्स होती है,
और मोमेंट जॉइंट कम कर पाते हैं, कर नहीं पाते। ब्लीडिंग इन द ब्रेन्स, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग्स होती है तो उसके अंदर क्या होगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग इन द ब्रेन इज वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हीमोफीलिया दैट हैपन आफ्टर सिंपल बम्प द हेड और मोर सीरियस इंजरी। अगर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई हो तो। दिस साइन और सिम्टम्स इंक्लूड, इसके अंदर होता है लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल हेडेक एंड नेक पेन और स्टिफनेस आ जाती है, रिपीटेड वोमिटिंग्स होती है, स्लीपनेस और चेंजेस इन ए बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाता है और लगातार उनको नींदें आती है, और सडन वीकनेस होती है, क्लाइमनेस ऑफ आर्म्स और लेग्स, प्रॉब्लम वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम्स रहती है, और डबल विजन हो सकता है, कन्वेजन्स और सीजर्स भी आ सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की बात करें तो इनका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है कि फर्स्ट है पेरेंटल टेस्टिंग। पेरेंटल टेस्टिंग का मतलब है कि अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर हीमोफीलिया का टेस्ट किया जा सकता है जिससे पता चल सके कि होने वाली संतान में ये होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन की ब्लड टेस्ट किया जा सकता है इसके अंदर। और अब है नेक्स्ट है कि अपन बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर इसके है ट्रीटमेंट विथ रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि उसके अंदर रिप्लेस किया जा सकता है। किस किस को किया जा सकता है, फर्स्ट है प्लाज्मा डिवाइडेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी प्लाज्मा इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर उसके थ्रू प्रवेश करवा दिया जाता है जिससे ब्लीडिंग जो है वो चोट लगने पर कम हो। दूसरी बात करते हैं इसकी, मान लो कि रिकॉम्बिनेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 8 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 9 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिसकॉम्बिनेशंस कंप्रेशन। डिसकम्प्रेशन के अंदर है मैन मेड हार्मोन्स यूज टू ट्रीट द पीपुल्स हैव ए माइल्ड टू मॉडरेट हीमोफीलिया। अगर मान लो कि ऐसे हार्मोन्स बनाए गए हैं और उन हार्मोन्स को जो मानव निर्मित होते हैं उनको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटीफाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन्स है वो दी जाती है, जीन थेरेपीज दी जा सकती है, और इसके अलावा जो एनाल्जेसिक्स है वो दी जा सकती है। राइस का मतलब है कि रेस्ट राइस कंप्रेशन एंड इवाल्युएशन थेरेपीज है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अपन इनके अंदर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है और वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, इसमें एनसीपी भी आप लास्ट में बढ़ा सकते हो। और ये था आपको हीमोफीलिया टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।